पुनर्विवाह भाग 1। जब से पुनर्विवाह की बात चली है, रामानुज की मन स्थिति बड़ी ही विचित्र सी हो गई है। वह तय नहीं कर पा रहा है कि वह एक बार फिर से शादी करे या ना करे। अपनी पत्नी सुलभा की मृत्यु के बाद उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह शादी नहीं करेगा। लेकिन अब वह से जयश्री को देखकर आया है, विवाह न करने का उसका विचार अब बदलने सा लगा है। उसकी पत्नी सुलभा के देहांत को अभी 1 साल ही बीते हैं। उस समय तो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब वह अपनी पत्नी की जगह किसी को भी नहीं देगा। लेकिन जयश्री की सुंदरता देखने के बाद उसका दृढ़ निश्चय डगमगाने लगा है। उस पर से उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। अनिर्णय की स्थिति में उसने प्रोफेसर त्रिपाठी से सलाह मांगी। उसने उसे सही सलाह की उम्मीद थी, क्योंकि वह न केवल उसके करीबी मित्र थे, जिस कारण वह उसकी पीड़ा को भली भांति समझ सकते थे, बल्कि वह एक समझदार, सुलझे हुए व आदर्शवादी इंसान भी थे। यार, बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूँ या ना करूँ? बड़ी झिझक के साथ रामानुज ने त्रिपाठी जी से पूछा। दोबारा नहीं रामानुज, तिबारा कहो। तिबारा, अपनी बालिका वधू को क्यों भूल जाते हो? मैं तो कहूँगा कि फिर से शादी करने से तो अच्छा है कि अपनी बालिका वधू को ही ले आओ। भली लड़की है, तुमने त्याग दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है, कभी तो उसकी भी सुध लो। त्रिपाठी जी की बात सुनकर रामानुज झीक सा गया। मन ही मन सोचने लगा कि वह बेवजह त्रिपाठी की सलाह लेने आ गया। उन्होंने तो मेरी समस्या को सुलझाने की बजाय और भी उलझा दिया। इनकी बात मानकर अब उस पागल को घर ले आऊं, जिसका मैंने कभी चेहरा तक नहीं देखा, जिससे सालों पहले ही सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका हूँ। रामानुज जब लगभग कोई 16-17 साल का ही था, उसके लिए रिश्ते आना शुरू हो गए थे। वह खूब पढ़ना लिखना चाहता था, इसलिए शादी के बंधन में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन परिवार के आगे उसकी एक नहीं चली और जानकी से उसकी शादी हो गई थी। बाबूजी के दबाव के चलते ना कहते हुए भी उसे विवाह करना पड़ा था। चूँकि जानकी अभी 12-13 साल की ही थी, इसलिए गोना 5 साल बाद होना तय हुआ। रामानुज खुश हो गया कि बाबूजी ने जानकी नाम का जो फंदा गले में डाला था, कम से कम 5 साल तक तो उससे पीछा छूटा। शादी के बाद वह जी जान से पढ़ाई में जुट गया। इसी बीच रामानुज के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले से ही चल बसी थी। रामानुज तो पढ़ाई के धुन में खोया था, इसलिए उसे कभी ख्याल भी नहीं आया कि उसकी कोई पत्नी भी है। हाँ, बाबूजी कभी कभार ज़रूर जानकी की सुध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो रामानुज ने जैसे उसे बिल्कुल भुला ही दिया। 5 साल बाद जब जानकी ने पिता ने गोने की बात छेड़ी तो रामानुज अभी नहीं कहकर बात टाल गया। इधर पढ़ लिखकर वह प्रोफेसर बन गया। दिखावा पसंद तो वह था ही। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार जानकी उसे अपनी गृहस्थी के लिए उपयुक्त लगने लगी। इसलिए उसने जानकी के घर वालों को साफ साफ कह दिया कि ऐसी गंवार पत्नी को वह घर नहीं लाएगा। हालांकि जानकी के घर वाले रामानुज पर मुकदमा करने वाले थे, पर जानकी ने उन्हें साफ मना कर दिया। गांव में रहने के कारण वह पढ़ी लिखी भले ही अधिक नहीं थी, पर वह बहुत ही अधिक संस्कारी थी। इसलिए जब उसकी दूसरी शादी की बात की जाने लगी तो उसने यह कहकर सभी को मना कर दिया कि अगर उसके भाग्य में पति का सुख नहीं लिखा होगा तो वह चाहे कितना भी शादियां कर ले, वह उसे नहीं मिलने वाला। भारतीय नारी जिसको भी एक बार अपना पति मान लेती है, उसके अलावा दूसरे किसी भी व्यक्ति की जगह उसके मन जीवन में हो ही नहीं सकती। अतः
जानकी की जिद व तर्कों के आगे उसके परिवार को झुकना पड़ा। जानकी से पीछा छुड़ाने के बाद रामानुज ने अपने लायक लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। कई लड़कियों को देखने के बाद उसने सुलभा को अपनी पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सुलभा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके को देखकर रामानुज आनंदित हो गया था। हाँ, यह बात और है कि सुलभा ने कभी गृहस्थी का कार्यभार नहीं संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद दिन भर बन संवर कर घर में बैठी रहती, लेकिन रामानुज को इससे कोई शिकायत नहीं थी। इधर जानकी के बारे में उसे कभी कभार सुनाई दे जाता था कि उसका मानसिक संतुलन शायद गड़बड़ा गया है। वह दिन भर बस पूजा पाठ और घर के कामकाज में व्यतीत करती है, किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन रामानुज पर इस सब बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था। वह तो बस सलीकेदार पत्नी सुलभा को पाकर मगन था, लेकिन उसकी खुशियों को शायद जानकी की आह लग गई। पिछले साल सुलभा को ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर रामानुज घर में 2 नौकरों के साथ अकेला रह गया। 1 साल तक सब यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी कि अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़ी ही बीतेगा, शादी कर लो, तुम्हें आसरा भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुल दीपक भी तो चाहिए। और ये लोगों की सलाह ही नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा था। खैर, रामानुज दिखावेबाज भले ही हो, लेकिन वह कोई बुरा इंसान नहीं है। उसके दूसरे दोस्तों ने भी उसे यही सलाह दी कि जानकी को ही वापस बुला लिया जाए। रामानुज ने सोचा कि अगर मैं दोस्तों की बात नहीं मानता हूँ तो दोस्तों के बीच कहीं बुरा ना बन जाऊँ, क्योंकि ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए व लाठी भी ना टूटे। जानकी को मुझे रखना तो है नहीं, अगर वह स्वयं ही मुझे छोड़कर चली जाए तो फिर कौन मुझे क्या कहेगा। एक तो जानकी शायद इतने दिन के उपेक्षणपूर्ण व्यवहार को देखकर आए ही नहीं, अगर आ भी गई तो अभी उसे लोगों को दिखाने के लिए बुला लेता हूँ, फिर यहाँ उसके साथ ऐसा सख्त व्यवहार करूँगा कि अपनी घोर उपेक्षा को देखकर वह स्वतः उसे छोड़कर चली जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। जानकी जब उसे खुद ही छोड़कर चली जाएगी तो फिर वह आराम से जयश्री से विवाह कर सकेगा। हालांकि इस बात की कोई गारंटी तो नहीं थी कि वह जैसा चाहता था वैसा ही सब कुछ घटित होता, पर कोशिश करने में कोई बुराई नहीं थी। इसलिए वह जानकी को बुलाने को तैयार हो गया। काफ़ी सोच विचार कर रामानुज जानकी को लाने को तैयार हो गया, पर उसे लेने के लिए वह स्वयं नहीं गया, बल्कि अपने नौकर को भेज दिया। उसने सोचा था कि नौकर को देखकर ही शायद स्वाभिमानी जानकी ना लौटे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पति सेवा का अवसर मिलने की खुशी में पतिव्रता जानकी नौकर के साथ ही खुशी खुशी चली आई थी। शाम को जब रामानुज कॉलेज से लौटा तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ उसके सम्मुख हाजिर हो गई। रामानुज बड़ा ही अचंभित था। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसे हर बात के लिए नौकर को आदेश देना होता था, पर आज बिना मांगे पानी का गिलास लिए खड़ी यह युवती कौन है? उसके घर में तो कोई महिला नौकर नहीं है, फिर यह कौन है? अचानक उसे ध्यान आया कि कहीं जानकी आ तो नहीं गई। शादी के बाद से आज तक उसने जानकी को कभी ठीक से देखा तक नहीं था, इसलिए वह उसे पहचाना तो नहीं पाया, पर उसके मन ही मन सोचा, हाँ शायद जानकी ही आ गई है। अभी वह कुछ और सोच पाता, उसके कानों में एक मिश्री घुली आवाज़ पड़ी, चाय बनाऊं क्या? कुछ नाश्ता करोगी क्या? नाश्ता तैयार है, कहिए तो लगा दूं। साल भर बाद घर में किसी स्त्री की आवाज़ सुनकर
रामानुज चेता, लेकिन उससे कुछ भी बोलता नहीं बना। अभी वह कुछ बोल पाता इससे पहले उसे सुनाई पड़ा, मैं जानकी हूँ, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हाँ हाँ ठीक है। रामानुज ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार अपनी आवाज़ थोड़ी सख्त कर ली। मुझे नाश्ता वाश्ता नहीं करना, तो चाय ही पी लें, थकान दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर जानकी बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही रसोई की ओर मुड़ गई। रामानुज दंग था। सुलभा जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर वह कभी पानी का गिलास तक लेकर नहीं खड़ी रही। ना ही उसने रामानुज से कभी चाय नाश्ते के लिए ही पूछा। उसके रहते हुए भी ये सारी जिम्मेदारी हमेशा नौकरों ने ही पूरी की थी, पर आज तो कुछ अलग ही हो रहा था। जानकी चाय ले आई। रामानुज चाय पीकर तरोताज़ा हो गया, लेकिन वह घर पर अधिक समय नहीं बिताना चाहता था। उसे लग रहा था कि जानकी उसे फंसाने के फिराक में है और वह उसे और मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए वह फ़ौरन घर से निकल गया। वह जब देर रात घर लौटा तो जानकी सोफे पर बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी। देखते ही वह बोली, हाथ मुँह धो लें, खाना लगा देती हूँ। क्यों, घर में नौकर नहीं है क्या? मैं उनसे खाना मांग लूँगा, तुम्हें तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे रहते हुए मेरे पति को खाना नौकर परोसे, मेरे ऐसे संस्कार नहीं हैं। वैसे भी इतनी पूजा पाठ के बाद तो आपकी सेवा का मौका मिला है, मैं उसे गंवाना नहीं चाहती। चेहरे पर मंद मुस्कान के साथ जानकी ने जवाब दिया। रामानुज ने अब कुछ कहते नहीं बना। घर में इस तरह का संस्कार देखने का उसे सौभाग्य ही कहाँ मिला था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पत्नी सुलभा को तो अपने बनाव श्रृंगार से ही कभी फुर्सत नहीं मिली। हाँ, हाथ मुँह धोकर खाने बैठ गया। पहली बार किसी ने उसे प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था, वरना वह तो बचपन से लेकर अब तक नौकर के हाथ का खाना ही खाया था। रामानुज खाने के स्वाद में प्यार की मिठास तो स्पष्ट महसूस कर रहा था, लेकिन उसने खाने की ज़रा सी भी तारीफ नहीं की। दरअसल वह ऐसा चाहता ही नहीं था। उसे लगता था कि इससे कहीं जानकी यह ना समझ बैठे कि उसका नाता उससे जुड़ा रहा है। वह चुपचाप खाना खाकर सोने चला गया। अगली सुबह भी बिना किसी से कुछ कहे वह जल्दी ही घर से निकल गया, ताकि उस पतिव्रता से उसका सामना ना हो। लेकिन एक बात वह महसूस कर रहा था कि वह दिन भर उसके दिलो दिमाग से नहीं हटी। जानकी दिन भर उसके दिमाग में चक्कर काटती रही। कॉलेज से छूटने के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की तो उसकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उसका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। एक अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना उसे ठीक भी नहीं लग रहा था। उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। जानकी पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी, पर वह बिल्कुल भी यह भूल चुका था कि उसने जानकी से कभी ब्याह भी किया था। देर रात ही सही, घर तो उसे लौटना ही था। जब वह घर लौटा तो जानकी फिर उसे कल की ही तरह वैसे ही प्रतीक्षारत मिली। कथा जारी है अगले भाग में। जानकी तो बड़ी ही ढीठ निकली। इतने वर्षों बाद उसे अपना पति मिला था, पर पति तो उसे अपनी पत्नी मानने को तैयार ही नहीं था। जब उसे पति का बुलावा आया तो उसने सोचा था कि शायद पति का हृदय परिवर्तन हो गया, पर यहाँ तो बात ही कुछ और थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी किस गलती की सज़ा उसे दी जा रही है। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी चाकरी को घर में नौकर है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है। मुझसे बिना पूछे, मैं आपकी पत्नी हूँ, कुछ निर्णय लेने का अधिकार तो मुझे भी है ना।
अब मैं आ गई हूँ तो फिर नौकरों की क्या ज़रूरत है? वैसे इस घर में काम ही कितना है। जानकी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था, लेकिन रामानुज उसकी बात सुनकर झीक सा गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह तो बेवजह ही अधिकार जता रही है और घर में घुटपैठ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन उससे कुछ भी बोलते नहीं बना। उस दिन वह रात भर ठीक से सो भी नहीं पाया, इसलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की उसकी योजना भी आज विफल हो गई। सुबह सुबह जानकी से उसका सामना तो होना ही था। आज उसे उठने में देर हुई तो जानकी चाय का ट्रे लेकर ऊपरी तले पर उसके बेडरूम में पहुंची गई। जानकी को अचानक अपने कमरे में पाकर बेचारा रामानुज अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को इस तरह से संभालने में लग गया जैसे कोई पराई स्त्री उसके कमरे में घुस आई हो और उसने इसे इस तरह से अधनंग देख लिया हो। कपड़े ठीक करते हुए ही वह बोला, तुम यहाँ क्यों आई चाय देने? क्या मैं आपके कमरे में भी आ भी नहीं सकती? ये तो बड़ी ढीठ लगती है। हर रोज़ एक नए अधिकार के दावे के साथ मेरे जीवन में प्रवेश के लिए प्रयासरत है। मन ही मन सोचने लगा, ठीक है, रख दो चाय, मैं पी लूँगा। आप मुझसे नज़रें चुराकर क्यों बात करते हैं जी? मेरी शक्ल इतनी बुरी तो नहीं कि सुबह देख लो तो फिर दिन भर पानी ना मिले। कहते हुए जानकी खिलखिलाकर हंस दी और बाहर चली गई। रामानुज ने आज पहली बार जानकी को नज़र उठाकर देखा था। जैसा सोचकर उसने जानकी का परित्याग किया था, वह तो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदरता से, सुलभा से वह ज़रा सी भी 19 नहीं थी और ना ही उसका रहन सहन ही कहीं से भी खराब था। हाँ, उसने सुलभा की तरह मेकअप नहीं थोप रखा था, लेकिन उसकी सादगी में भी एक अलग ही बात थी। अगले ही पल रामानुज को लगा कि वह यह सब क्यों सोच रहा है। उसे इन सब चीज़ों से क्या मतलब, वह चाहे जैसी भी दिखे। रामानुज चाय पीकर अब नीचे उतरा तो उसे अपना घर एकदम बदला बदला सा लगा। पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। शायद अभी अभी जानकी पूजा पाठ करके उठी है। वह अभी सोच विचार में ही मग्न था कि जानकी प्रसाद की थाली लेकर हाजिर हो गई। पर रामानुज को इन सब में ज़रा भी रुचि नहीं थी। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। पिता के देहांत के बाद इस घर में कभी पूजा पाठ नहीं हुई। बेहतर होगा कि तुम भी अपनी नौटंकी इस घर में ना चलाओ और ना ही इस घर को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करो। रामानुज ने जानबूझकर जानकी से बहुत सख्ती से ये बात कही थी, लेकिन आशा के अनुरूप जानकी के चेहरे पर उसे कोई रोष नज़र नहीं आया। मैं अपने अनुसार घर चलाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जब तक इस घर में मैं हूँ, पूजा पाठ का अपना नियम नहीं बदलूँगी। बरसों पूजा करके ही तो आपको पाया है। अब अगर पूजा छोड़ दूँगी तो ईश्वर समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ। काम बन गया तो उन्हें भूल बैठी। जानकी फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी और किचन में चली गई। अब तो रामानुज फिर से अचंभित रह गया। जिस स्त्री का उसके पति ने अकारण ही परित्याग कर दिया हो, उस पति के लिए कोई स्त्री कैसे व्रत, उपवास या पूजा पाठ कर सकती है, और वह ऐसा किस विश्वास के बल पर करेगी? शायद जानकी ने रामानुज के मन की बात पढ़ ली थी, इसलिए बोली, मुझे विश्वास था कि ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं कर सकेंगे। कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। जन्म जन्मांतर का रिश्ता भले ऐसा टूटता है। रामानुज हैरान था। सोचने लगा कि इतना विश्वास एक ऐसे व्यक्ति पर जिसे उसे परखने का भी कभी
मौका नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई नारी है या नारी के रूप में कोई तपस्विनी? दूसरे ही पल उसके दिमाग ने कहा, नहीं, यह सब बकवास है। मुझे फंसाने और अपनी ओर आकर्षित करने की कुशल चाल है, लेकिन मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। यूं ही 1 महीना तक बीत गया। रामानुज को पता ही नहीं चला, लेकिन इस दौरान वह महसूस करने लगा था कि जानकी की उपस्थिति अब उसे बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए और सहेजे जाते हैं, यह सब उसे जानकी के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात का, हर हरकत का ना चाहते हुए भी वह सुलभा से तुलना करता और इसी तुलना में जानकी हमेशा सुलभा को पछाड़ देती। रामानुज कहीं ना कहीं जानकी की तरफ खींचा चला जा रहा था, मगर वह जानकी पर यह सब जाहिर नहीं करना चाहता था। वह तो पहले की तरह बात बात पर उसे कड़वी बातें कहने, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकता था, लेकिन जानकी हर हाल में शांत बनी रहती। वह बस चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती, कोई अपेक्षा नहीं करती, कोई सपने नहीं। शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद उसका कोई अपना शेष बचा नहीं था, लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। एक रात रामानुज अपने बेडरूम में सोया था। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वह हड़बड़ाकर उठ गया। यहाँ जानकी का हाथ था। बस उसने ना आगे देखा और ना पीछे। उस पर बरस पड़ा। शर्म नहीं आई तुम्हें? आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते हुए? तुम अब तक जो करती आई हो उसे मैं अनदेखा करता रहा। तुम मुझ पर और मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो फिर क्यों गले पड़ी हो? छी, मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। जानकी की आंखें भर आई, लेकिन वह मुंह से एक शब्द भी ना बोली और फौरन उसके कमरे से निकल गई। सुबह जब रामानुज की आंखें खुली तो उसे लगा कि आज जो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनने के बाद शायद जानकी मुंह फुलाए बैठी हो, लेकिन जब वह अपने कमरे से नीचे उतरा तो डाइनिंग टेबल पर उसे चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज़ की तरह जानकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे कहीं नज़र नहीं आया। वह बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन जानकी उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। अब उसे लग रहा था कि शायद रात को वह कुछ ज़्यादा ही कह गया था। उसे इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर अगले पल ही वह सोचा, बोल दिया तो बोल दिया, अब इतनी सी बात के लिए माफ़ी थोड़ी ही मांगूंगा। उसे दिन रामानुज कॉलेज चला तो गया, पर पढ़ाने में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगा। पहली बार जानकी का अपमान करके उसे इतना बुरा लग रहा था। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिरकार उसने तय किया कि जानकी से जाकर कह ही दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में मैं अनाप शनाप बोल गया, लेकिन अपनी आवाज़ थोड़ा सख्त ही रखूँगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। जानकी से कैसे बात करनी है, उससे क्या कहना है, पूरी स्क्रिप्ट की पूरे दिन में कई बार रिहर्सल करने के बाद शाम को जब वह घर लौटा तो रोज़ाना की तरह जानकी उसे पानी के गिलास के साथ नज़र नहीं आई। उसे थोड़ी बेचैनी हुई। 1-1.5 महीने से उसे आते ही जानकी को देखने की आदत सी पड़ गई थी। तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आ गया। अरे तुम कब आए? मालकिन ने बुलवा भेजा और मुझे कहा कि वो जा रही हैं, इसलिए
आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़ गई हैं। उसने जेब से एक लिफाफा निकालकर उसे पकड़ा दिया। अच्छा, अब तुम जाओ, मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। गोपाल को भेजकर रामानुज फौरन पत्र पढ़ने बैठ गया। पत्र में लिखा था, क्या संबोधन दूं आपको, समझ ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप आज मेरे चले जाने से बहुत खुश होंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे आने के पहले ही दिन से आप इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़ जाऊं, इसलिए बात बात पर आप मेरा अपमान करते रहे, वरना इतना बुरा बोलना आपका स्वभाव नहीं है। ये मैंने पहले दिन ही आपका चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। आपको बहुत बहुत बधाई, आप अपने लक्ष्य में सफल हुए। आगे लिखा था, खैर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति सेवा का भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही जो मौका दिया था, उसके लिए मैं उनकी बड़ी ही आभारी हूँ। शेष जीवन इन्हीं दिनों को याद करके बिता दूंगी। अब आगे पत्र में आगे लिखा था, पत्र लिखने का कारण आपसे कोई शिकायत करना नहीं है, मैं बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ना ही मुझे ऐसी आदत है। उस दिन रात को मैं आपके कमरे में आपका प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। जब आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, तो फिर आपका प्यार पाने की सोचने की गलती भी मैं कैसे कर सकती हूँ। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते गिर गई थी, जिससे मुझे बहुत चोट आई थी। आप दिन भर थे नहीं जो आपको बता पाती, और आप रहते भी तो मैं आपको कैसे बता पाती। आपको तो शायद मुझे दर्द में तड़पते देखकर खुशी ही होती। आपकी ये छोटी सी खुशी मैं कैसे आपसे छीन पाती। लेकिन जब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो दवाई लाने के लिए मैं आपके कमरे में चली गई। मैंने आपको यह सोचकर नहीं जगाया कि आप दिन भर के थके हो, अकारण आपका नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग आपकी तकिए के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी। मैं नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ लगाना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। पत्र पढ़ते पढ़ते रामानुज के चेहरे पर गालीन व पछतावे के मिले जुले भाव आने लगे थे। पत्र में आगे लिखा था, मैंने आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना, लेकिन मैं अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि इतने साल शादीशुदा होकर बिना पति के रहने के बाद भी मैं सिर्फ अपने पति की ही होकर रही। मेरा चरित्र ही मेरी एकमात्र जमा पूंजी है। जब मैं इतने वर्षों तक आपके बिना रह गई तो अपनी बाकी की उम्र भी मैं आपके बिना, परंतु आपके लिए बिता सकती हूँ। पता नहीं मेरी कितनी उम्र बची हुई है, मुझे मौत भी क्यों नहीं आती। अगर मैं मर जाती तो आप हमेशा हमेशा के लिए मुझसे आज़ाद हो जाते। खैर, मृत्यु तो अपने हाथों में नहीं, और मैं इतनी कायर नहीं कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मैंने एक कथा में सुना था कि आत्महत्या करने वाले को नर्क में भी जगह नहीं मिलती, वह प्रेत योनि में भटकता रहता है। आप मुझे अपना मानो या ना माने, पर जब ईश्वर ने मुझे आपके लिए चुना है तो मैं आपको ही अपना सब कुछ मानती हूँ। मैं आत्महत्या कर आपको पुलिसिया कार्रवाई में उलझाकर आपकी परेशानियाँ नहीं बढ़ाना चाहती, और प्रेत बनकर भी भटकना नहीं चाहती। मैंने कहा था ना कि शादी 7 जन्मों का बंधन होता है और जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। पता नहीं यहाँ मेरा कौन सा जन्म है, लेकिन अगर मेरा अगला जन्म होता तो मैं
आपकी ही पत्नी बनना चाहूँगी, क्योंकि ईश्वर ने आपको मेरे लिए चुना है। मैं यहाँ आपकी सेवा करने आई थी, पर मैं देख रही हूँ कि आप मेरे कारण परेशान से रहते हैं। आपको और अधिक कष्ट ना हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने गोपाल को बुला भेजा है और उसे सारी बातें समझा दी हैं। वह मुझसे भी बेहतर आपका ख्याल रखेगा। अंतिम पैरा में लिखा था, कभी सेवा की आवश्यकता हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ये मेरा कर्तव्य है जो मैं ज़रूर निभाऊंगी। जानकी पत्र पढ़ते पढ़ते रामानुज की आंखों से आंसू धारा बह निकली। शायद ये पछतावे के आंसू थे। नहीं, अब जानकी को वहाँ और वनवास नहीं देगा। और जानकी जैसी पत्नी घर में है तो फिर जयश्री से पुनर्विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बार वह पूरे जीवन भर साथ रहने के लिए जानकी को लेने खुद ही जाएगा। उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगा कि उसके जैसी देवी को समझने में उससे कैसे भूल हो गई। वह उसे शेष जीवन में पत्नी के वो सारे मान अधिकार देगा जिसकी वह अधिकारिणी है। ऐसी स्त्रियां केवल सम्मान के ही योग्य नहीं, पूजनीय भी हैं। आज उसे पहली बार जानकी व विवाह दोनों की अहमियत समझ में आ रही थी। आज वह सोच रहा था कि सचमुच 7 फेरे का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें, लेकिन यह बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उसके लिए जानकी को ही चुना था। उसने सुलभा से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की थी। शायद इसलिए ईश्वर ने सुलभा को उससे इतनी जल्दी छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरे विवाह को वैधानिक नहीं माना जाता। खैर, अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अब पुनर्विवाह नहीं होगा, पुराना विवाह ही रहेगा। अगली सुबह उसने जयश्री के परिवार में संदेश भिजवा दिया कि उसे विवाह नहीं करना और स्वयं जानकी को लेने के लिए निकल पड़ा। आज उसके चेहरे पर जैसी प्रसन्नता झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता और आतुरता सुलभा से विवाह के समय भी उसके चेहरे पर नज़र नहीं आई थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।